नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बिलासपुर में कोविड से महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और टेस्टिंग बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। बुधवार को एक ही दिन में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद खतरा बढ़ गया। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के साथ क्या H3N2 वायरस का भी खतरा बढ़ रहा है। संभावित चुनौतियों से निपटने की क्या तैयारी कर ली गई है, इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के साथ साथ H3N2 का खतरा भी बढ़ रहा है। बीते एक हफ्ते में कोरोना के करीब 7 केस आ चुके हैं। इतना ही नहीं, बिलासपुर में एक महिला की मौत भी हो चुकी है। बिलासपुर में पिछले साल सितंबर में भी कोरोना से मौत का मामला सामने आया था। बहरहाल, आने वाले खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, ये भी जान लेते हैं। कोरोना को लेकर हमने जिला अस्पताल और सिम्स में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए हैं और साथ ही हमने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को, जिला अस्पताल को, सिम्स में। साथ ही हमारे पास भरपूर मात्रा में दवाई, ऑक्सीजन, इंजेक्शन सभी उपलब्ध हैं। मास्क भी है। मैं लोगों से वही अपील करूँगा कि आप भीड़ वाले स्थानों में जाते हैं या तो जाने से बचें या फिर मास्क का प्रयोग करें और हाथ धोएं और पहले की तरह आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो प्रशासन का दावा है कि सभी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन कोरोना और फ्लू जैसी अन्य बीमारियों के आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, वो अलर्ट करने वाले हैं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में H3N2 दस्तक दे चुका है। खुद छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों से लगती है और बाहर से भी लोगों का लगातार आना जाना होता है। ऐसे में पिछली गलतियों से सबक लेकर विशेष प्लानिंग की जरूरत है। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। डॉक्टर अनिल जैन हैं, अध्यक्ष हैं हॉस्पिटल बोर्ड और पूर्व निदेशक हैं IMA छत्तीसगढ़ के। डॉक्टर आराधना कंडे जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में भी पदस्थ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल जैन जी मैं आपसे ही कर रहा हूँ। किस तरह की तैयारियां हैं फिलहाल, किस तरह के मामले ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, कुछ कोरोना के मामले आए हैं बिलासपुर में और रायपुर में भी 2 केस आज मिले हैं। बहुत ज़्यादा अलार्मिंग में तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक महिला की मौत हुई है बिलासपुर में। ये जो कोरोना की मौत हुई है, इसमें कोरोना के साथ साथ दूसरी जो कोमॉर्बिडिटीज़ भी रहती है वो भी एसोसिएटेड है। कोरोना के अलावा H3N2 के जो केसेस आ रहे हैं वो भी एक सावधानी रखने वाली बात है। चाहे ये कोरोना का केस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा का केस हो, दोनों ही स्थिति में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। फेस मास्क लगा कर रखना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो नहीं जाना चाहिए और कोरोना की टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। ठीक है सर। MC मिश्रा जी, सितंबर में बिलासपुर में एक मौत रिपोर्ट की गई थी, उसके बाद अब करीब 3-4 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ऑलमोस्ट 6 महीने का वक्त है। अब कोरोना से मौत रिपोर्ट की गई है, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है? और जो आप लोग हमेशा कहते थे कि शायद कोरोना हमारे बीच से जाए नहीं, उसी स्थिति में क्या अब हम हैं? हेलो जी MC मिश्रा जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हाँ, आपकी आवाज है। मेरे से प्रश्न किया है? जी, आपसे ही प्रश्न किया था सर। हाँ, नहीं, देखिए, ये आपने चर्चा रखी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि इस मौसम में, जो ये होली के आसपास जब होता मौसम बदलता है, एकदम से सर्दी थी, एकदम गर्मी आई है। सर्दियों के वायरसेस होते हैं वो भिन्न होते हैं। इस समय जो वायरस हैं वो जो पनपते हैं, संक्रमण होता है, वो भिन्न हो जाते हैं। जैसे H3N2 की आजकल बात चल रही है और साथ में हम लोग जो चर्चा करते आए हैं पिछले 3 वर्षों से कि कोविड संक्रमण हमारे बीच में था, है और रहेगा। उससे हमें, ठीक है, जो हमने टीकाकरण कराया है
इतना बड़ा टीकाकरण अभियान हुआ है उससे काफ़ी हद तक इसमें नियंत्रण करने में इसमें सफलता मिली है। लेकिन स्पोरेडिक जो हम कहते हैं कुछ लोगों को ये अवश्य गंभीर होगा और जान भी ले सकता है, और जिनमें ख़ास तौर से जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर की कीमोथेरेपी लग रही है, या अंग प्रत्यारोपण हुआ है किसी का, बहुत छोटे बच्चे या बहुत वरिष्ठ नागरिक इससे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। और ये जो मध्यम आयु के लोग हैं उनमें भी कभी कभी इसमें गंभीरता आ सकती है और मृत्यु भी हो सकती है, और वो किसी भी वायरल संक्रमण में हो जाती है। तो इसलिए अगर हम वही जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो हम बात करते थे, अब वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है व्यवहार है, जो अनुकूल व्यवहार है, वो सभी वायरल संक्रमण के लिए उसका उचित है वो। और हमको आजकल वो बचाव के उपाय जो हम लोग जिनकी चर्चा करते आए हैं कोविड के दौरान, उसको अगर आप लोग आगे अपने जीवन में उतार लें तो उससे बहुत मदद मिलेगी संक्रमण को फैलने से रोकने में। क्योंकि ये जो संक्रमण है वायरस के, और ये कोविड से पहले भी ऐसा होता था कि किसी एक व्यक्ति को परिवार में वायरल बुखार या खांसी जुकाम हुआ तो बाकी लोगों को भी हो जाता था, और वो आगे भी होता रहेगा, और कभी कभी किसी किसी में ये गंभीर भी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो हमें इससे अगर हम बचाव कर पाएँ तो वही हमारे लिए सबसे प्रभावी एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर एमसी मिश्रा जी कि अगर ये हमारे बीच में ही रहेगा, इस तरह की वायरल बुखार या सीजनल फ्लू जिसे हम कहते हैं वो आता रहेगा, तो इसके लिए फिर हमें क्या तैयारी कर रखनी है? क्या हमें दोबारा से टीकाकरण, क्योंकि एक समय बीत चुका है, क्या हमारी जो इम्यूनिटी बनी थी वो कमज़ोर हो गई है वहाँ से, क्या हमें दोबारा से टीकाकरण की ज़रूरत है? क्या हमें जो तैयारी हमने सेकेंड वेव के लिए की थी ऑक्सीजन की, वैसी परिस्थिति तो देश के सामने नहीं आ सकती है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये कोविड कभी भी पीक कर सकता है जो हमें नॉर्मल फ्लू लग रहा है? ऐसी परिस्थिति तो नहीं आएगी। हमें तैयारी क्या रखनी है अगर ये कोविड हमारे बीच में हमेशा के लिए आ गया है तो? हाँ, नहीं, उसमें प्रभावी तौर पे हमें बचाव अगर हम करते रहेंगे तो देखो कोविड अब उस रूप में तो नहीं आएगा जिस रूप में हमने देखा है इसको पिछले 3 वर्षों में, और खास तौर से पहले 2 वर्षों में। देखिए पिछले वर्ष भी बहुत संभावना हो रही थी, इस वर्ष भी बहुत आखिर में जब था बहुत ये हो रहा था कि बहुत बढ़ जाएगा और इतना होगा उतना होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस तरह का, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। पेंडेमिक की अपनी सीमा थी, अधिकतर लोगों को संक्रमित किया, लोग ठीक हो गए उससे और रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई। लोगों ने टीकाकरण करा लिया, उससे प्रतिरोधक क्षमता बन गई लोगों में। और अब जो बाकी फ्लू का जो संक्रमण है उसके लिए भी टीके आते हैं, और आजकल भारत में भी लोग लगवाने लगे हैं वो टीके। फ्लू का जो टीका होता है जिसमें क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन होती है वो लगवाते हैं, वो भी करीब 60% तक आपको बचाव करता है बाकी वायरल संक्रमण से। कोविड की जिन्होंने टीके नहीं लगा, आज ही मेरे पास एक रोगी आए थे ऑपरेशन के लिए, मेरे से पूछ रहे थे हमने एक लगवा लिया है क्या दूसरा लगवा लें? तो अगर इस तरह से लोगों का जिन लोगों ने अभी तक पूरा टीकाकरण नहीं कराया है कोविड का, तो वो अवश्य करा लें, उससे कुछ ना कुछ बचाव होगा। और हमारी जो कोवैक्सीन है जो पूरे वायरस से बनी है वो अधिक प्रभावी है, उसको लगाएं और हमारे यहाँ जो कोविशील्ड बनी वो भी काफ़ी प्रभावी रही, उसको लगाएं। और इस समय तो हमारे पास भारत की बनी हुई कई प्रकार के टीके हैं, कोविड के भी हैं और फ्लू के भी हैं जी, और उनको लोग लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि इस संक्रमण से काफ़ी संभावना है बचे रहेंगे। और साथ में बचाव के उपाय करें, जैसे हम लोग अभी भी अस्पताल में जब जाते हैं तो कोई हमारे को ओपीडी में हम कंसल्टेशन करते हैं तो हम मास्क लगा के रखते हैं, तो और लोगों को भी ये दायित्व हो जाता है कि वो भी मास्क का प्रयोग करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं तो कोविड महामारी से बहुत पहले 2008 में जापान गया था,
साउथ कोरिया, जापान में, वहाँ मास्क लोग तब लगाते थे प्रदूषण के लिए। जी। तो जैसे हम कोविड में भी चर्चा करते आए हैं कि मास्क से आपको प्रदूषण से भी बचाव होता है, और अगर इसकी लोग आदत डाल लें तो ये स्वास्थ्य में बहुत लाभकारी होगा। ठीक, आराधना जी, आयुर्वेद की क्या भूमिका अब रहने वाली है, और जो लोग बड़े जागरूक हो गए थे आज से 1 साल पहले, वो जागरूकता क्या अब दिखती है? लोगों ने बड़े आयुर्वेदिक चीज़ों को भी अपनाया था, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया था, योगा करनी भी शुरू कर दी थी। क्या वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, या आपके पास जिनसे आपकी मुलाकात होती है अब लापरवाही लोगों ने शुरू कर दी है अपनी हेल्थ को लेकर फिर से? जी, नमस्कार सर, सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। आपका ये प्रश्न है कि जागरूकता, निश्चित रूप से जागरूकता तो अभी भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आयुर्वेद के प्रति भी जागरूकता आई है, क्योंकि हमारी जो नेशनल गाइडलाइन है और स्टेट गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोगों ने आयुष काढ़े का प्रयोग किया था, और गिलोय घनवटी, गोल्डन मिल्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजों का पालन करना लोग खूब सीख गए थे, और उसके बाद बीमार कम पड़ने लगे थे। अभी वर्तमान में भी लोग थोड़े से जो है इसके प्रति लापरवाह हुए हैं, लेकिन लोगों ने गर्म पानी पीना चालू रखा है, इसलिए ये बहुत पैंडेमिक नहीं है, और इसमें हमको इतना पैनिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए वायरस है और बैक्टीरिया है, ये वातावरण में हर समय उपलब्ध रहते हैं। ये बलवान नहीं हुए हैं या इनका प्रकोप बहुत नहीं हुआ है। हमारी जो शारीरिक क्षमता है या शारीरिक बल है वो कम हुआ है, ये हमको मानना चाहिए। तो हमें अपने शारीरिक बल को बढ़ाने के उपाय और जो प्रिकॉशंस हैं, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग है, गर्म पानी पीना है, मास्क लगाना है, और 6 फीट की कम से कम दूरी रखनी है, और सैनिटाइजर्स का यूज करना है, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। ठीक, अनिल जैन जी, अब क्योंकि कोविड के मामले जब रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं, आपने कहा कि हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, तो अभी तक क्या टेस्टिंग हो रही है, और उसको आगे क्या लक्ष्य आप लोगों ने रखा है कि कितनी आप रैंडम टेस्टिंग आने वाले दिनों में करेंगे? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है टेस्टिंग के संदर्भ में ये मुझे मालूम नहीं है। मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल से रिलेटेड हूँ जी, है ना। तो ऐसा मैंने सुना है कि बिलासपुर के सीएमओ का एक बयान था कि वो टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि कितने सेंटर्स अभी वहाँ खुले हैं टेस्टिंग के, कितने नहीं खुले हैं। तो आप लोगों के पास अभी क्या क्षमता है? क्या पहले जैसे लोग कोविड का टेस्ट कराने आते थे, अभी भी वो दिलचस्पी लेते हैं, या उसको नॉर्मल फ्लू मानकर दवाई की डिमांड ज़्यादा करते हैं? नहीं, अभी लोगों में इस तरीके का पैनिक नहीं है जैसा कि पहले था, कि या बहुत ज़्यादा इतनी सावधानी नहीं बरत रहे हैं वो, कि जरा भी बुखार आए, सर्दी खांसी हो तो पहले टेस्टिंग हो जाती थी जी। अभी इस प्रकार का कोई सिनेरियो नहीं है कि इतनी जल्दी टेस्टिंग की जाए। ठीक है, एमसी मिश्रा जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जो ज़्यादा खतरे में रहते हैं वो हमारे बच्चे और बुजुर्ग हैं। ये मौसम जब चेंज होता है तो अक्सर बीमार पड़ते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना होता है कि भाई नए नए वायरसेस हैं और उनकी चपेट में आते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ती है। ज़्यादा बीमार पड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर है, हो सकता है कि हम नए नए वायरस से अपने शरीर को रमा रहे हैं एक तरीके से। तो इससे क्या इत्तेफाक रखा जाए कि अगर कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसकी इम्यूनिटी बन रही है नए नए वायरस से, या उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है? ये भी एक पेरेंट्स के अंदर बड़ा सवाल रहता है। बार संक्रमण हो रहा है जी, तो कहीं ना कहीं प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसीलिए वो हम लोग चपेट में आ जाते हैं लगातार। और उसके लिए देखना होगा कि बच्चे को खान पान या जो भी इवन अगर वयस्क हैं उनको भी अपने खान पान, जिसमें हम लोग कहते हैं कि तरल पदार्थ लें या जो आयुर्वेद के काढ़े का परामर्श है वो करें। उसके अलावा जो फल, ताज़े फल कई तरह के आ रहे हैं आजकल, उनका सेवन कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें तो उससे प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बन जाती है शरीर में। कुछ व्यायाम ज़रूर करें, जिसमें योग कर सकते हैं और सिंपल वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे योग में जो पद्धतियां हैं, अनुलोम विलोम है और सांस
को, जैसे अपने लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने का हम लोग कहते हैं सूर्य नमस्कार है, ये सब भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समावेश होता है आहार विहार विचार और व्यवहार इसका। तो इसमें आहार का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में, और उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम अपना खान पान ठीक रखें, सात्विक भोजन करें, उसमें संतुलित मात्रा में हमारे ताज़े फल ताज़ी सब्जियां और उनका उपयोग होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ठीक होनी चाहिए, फैट और शुगर का प्रयोग कम करें, लोग पानी ज़्यादा पिएं, तरल पदार्थ, उसमें नारियल पानी भी आ जाता है, उसमें शिकंजी भी आ जाती है, काढ़े भी आ जाते हैं, और कब लोगों को अगर चाय पसंद है तो वो भी 1-2 कप दिन में ले सकते हैं। और तो इसमें मेरे ख्याल से ये लोग अगर इस तरह से करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं एमसी मिश्रा जी एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि इंडिया का जिस तरीके का कल्चर है हमारा, हमने देखा कि कोविड के समय में लोग जागरूक हो गए थे, लेकिन उतनी ही जल्दी वो उन तस्वीरों को शायद अब भूल गए, जो कि अच्छी बात भी है। कड़वी यादों को कितने समय तक आप साथ रखेंगे, लेकिन उससे सबक लेना। अब लोग जल्दी मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग हाथ मिला रहे हैं दोबारा से, जो नमस्ते की आदत हमने शुरू की थी उसको भी भूल गए हैं। तो इंडिया सोसाइटी जिस तरह की हमारी, उसमें गवर्नमेंट क्या कुछ रूल्स बना सकती है या कुछ इनिशिएट कर सकती है जिससे लॉन्ग टर्म में हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत रख सकें, लोगों के अंदर भी वो जागरूकता खत्म ना हो किसी हाल में? देखो, ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है, लेकिन जो ये आदतें हैं और ये व्यवहार है, जो इसको एक लोगों को खुद ही स्वयं समझना पड़ेगा। आप देखिए, हेलमेट के लिए नियम बना हुआ है, लॉ है और लीगल है, और इसमें एनफोर्समेंट के लिए भी ट्रैफिक पुलिस करती है, फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। सीट बेल्ट का भी उपयोग है, जिसमें सड़क हादसों में हमारे यहाँ इतनी मृत्यु होती है लोगों की, फिर भी 72% लोग हमारी सड़कों पे 2 व्हीलर लेके चलते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं होता सिर पे। तो नियम बनाना तो सरकार के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसका एनफोर्समेंट तो लोगों के सहयोग से ही हो सकता है। बिल्कुल, लोगों का सहयोग रहेगा तो जैसा कि तमाम लोगों ने बताया कि बीमारियों से लड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं, बशर्ते हम अपनी जो आज से 1-1.5 साल पहले आदतें हमने सुधारी थी उनको वापस से अपना लें। तो H3N2 हो, कोविड हो या फिर नॉर्मल फ्लू हो, उससे हम बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का, समय इतना ही है मेरे पास इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।